12th क्लास मैथ्स। तो देखो 13.2 चल रही थी और 13.2 के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें समझा भी दी थी। खैर ऐसी कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत समझाया जरूर था लेकिन कराया कुछ भी नहीं था। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या है। और क्वेश्चन नंबर 14 पर मैंने टिक करा दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा क्या काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तो आजकल जुकाम भी नहीं होता इंसान को। Probability of solving specific problem is independently by A and B are 1/2, 1/3। कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन होता है ना वैसे ही। तो कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर ए बंदा सॉल्व करता है और बी बंदा सॉल्व करता है, दो बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो बहुत ही काम की चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। क्वेश्चन ने हमें बताया है कि अगर प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, ए। अगर ए सॉल्व करेगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/2 और अगर उसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, बी। अगर उसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, बी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3 दैट इज 1/3, ठीक है, 1/3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस ए के अकॉर्डिंग कितने हैं 1/2 और बी के अकॉर्डिंग कितने हैं 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना। वैसे भी अगर दो इंसान मिल जाए तो दुनिया में हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। खैर साइकोलॉजी नहीं करनी है, आगे पढ़ते हैं। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, दोनों मिलकर निष्पक्ष रूप से, इंडिपेंडेंटली निष्पक्ष रूप से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बताइए। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है भाई इसके, दोनों के दोनों पार्ट कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो निकालते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया प्रोबेबिलिटी। मुझे बताओ अगर दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्या लिखा है, सिंपल सी बात लिखी हुई है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही चाहिए। तो मुझे बताओ अगर ये दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनो, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, जब दोनों मिलकर कोशिश करेंगे या तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर देगा, है ना, क्योंकि सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, क्लियर है ना। या तो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर देगा, ए सॉल्व कर देगा, या फिर प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर देगा, बी सॉल्व कर देगा, या फिर दोनों मिलकर कर देंगे, है कि नहीं। देखो या तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर देगा, ठीक है, और या फिर प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, बी सॉल्व कर सकता है। मैंने जो बोर्ड पर लॉजिक लिखा है वो लॉजिक क्लियर हो रहा है ना, मैंने और क्यों लगा दिया। और का मतलब होता है या, मतलब कहने का ये है कि या तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर देगा, या फिर प्रॉब्लम को बी सॉल्व कर देगा, या फिर दोनों मिलकर सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं। ये बहुत क्लियर क्वेश्चन है ना। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा था कि प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए, बस हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या दोनों मिलकर सॉल्व करें। या तो प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर देगा, ए सॉल्व कर देगा, या फिर प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर देगा, बी सॉल्व कर देगा। अब तुम्हें एक बात याद होगी शायद, इसी एक्सरसाइज के अंदर मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, जल्दी से बताओ। ए और बी का मतलब ये होता है ना, ए और बी का मतलब मैंने तुम लोगों को बता रखा है, ए यूनियन बी होता है। अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत भी घर पर, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बहुत बड़ी बात तो खैर नहीं कर रहा, मैं तो बस थोड़े बहुत की बात कर रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत भी तुमने घर पर पढ़ा है तो तुम्हें ये बात याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सी बात है, कि ए और बी का मतलब यूनियन होता है। और तुम्हें एक चीज और याद होगी फिर तो, अगर ये याद है तो वो भी याद होगी कि ए यूनियन का फॉर्मूला भी होता है एक, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, है कि नहीं, पी ए प्लस पी बी। और एक चीज और माइनस हो जाती है, क्या माइनस हो जाती है भाई, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट पार्ट तो चुटकियों का खेल है, यूं ही हो जाएगा। अब तो बस तुम्हें इनकी वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। मुझे बताओ क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला था कि प्रॉब्लम को क्या करके दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब है कि या तो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, ए, या फिर प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, बी, या फिर दोनों मिलकर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब डाल दो। देखो वैल्यू डालने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना, एक चीज को और समझ लो, है ना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगर उस चीज को ध्यान से समझ लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखो
अभी वैल्यू मत डालो इनकी, अभी इन्हें लिखो, पी ए ऐसे लिख दो प्लस पीबी भी ऐसे लिख दो माइनस। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ने तुम्हें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है? क्या पूरे क्वेश्चन के अंदर, चलो देखो बोर्ड पे, पी ए तो है तुम्हारे पास, पीबी भी है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नहीं दी। लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या बता रखा है कि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंटली, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कैसे कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंट कोशिश करेंगे। ए का बी से कोई मतलब नहीं है, बी का ए से कोई मतलब नहीं है, दोनों मिलकर निष्पक्ष रूप से अपनी अपनी कोशिश करेंगे। मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो तुम्हें याद होगा ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये बदल जाएगा ना, पी ए इंटू पीवी, याद है ना? अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बन जाता है पी ए इंटू पीवी। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए भाई, ये बात अगर याद नहीं है तो फिर तुम्हें डूब मरना चाहिए थोड़े से ही पानी के अंदर। हाँ अब वैल्यू डालो, अब कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू डालने में। अब हमें वैल्यू डालने से भगवान भी नहीं रोक सकता, है ना? और जब भगवान नहीं रोक सकता तो डाल दो वैल्यू। देखो पी ए की वैल्यू, पी ए की वैल्यू है 1/2 प्लस पीवी की वैल्यू है 1/3 माइनस पी ए की वैल्यू है फिर से 1/2 और पीवी की वैल्यू है 1/3। हाँ सॉल्व कर देते हैं इसको भाई। तुम्हें मालूम है यहां पर तो क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, एलसीएम, और वहां पे करनी पड़ेगी आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 1/2 और 1/3 का एलसीएम बताओ, नीचे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा भाई। 6 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्रॉसिंग कर रहा हूं बोर्ड पे, देखो 3 की 1 से करी 3 और 2 की 1 से करी 2, तो 3 और 2 5, मैंने डायरेक्ट ले दिया 5/6। अब इधर देखते हैं, देखो इधर एलसीएम नहीं लेना, इधर मल्टीप्लाई करनी है। 1 की 1 से करी 1 और 2 की 3 से करी 6। मुझे बताओ फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 और 6 का एलसीएम आएगा 6। अब क्रॉसिंग कर दो, 5 में से 1 गए दैट इज 4, थोड़ा बहुत कट रहा है तो काट लो। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया और बिल्कुल सही, 4/6 है, इसको काट लेना 2/3 बन जाएगा, काटने के बाद जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 2/3। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्यों करेंगे सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट के बाद हर कोई सेकंड पार्ट ही करता है। वो बात अलग है कि बच्चा तुम्हारी तरह नालायक है, उसे सेकंड पार्ट ना आता हो तो वो थर्ड पार्ट करेगा, ठीक है, लेकिन जो होशियार है मेरी तरह वो फर्स्ट के बाद हमेशा कौन सा पार्ट करता है, सेकंड पार्ट करता है भाई। तो हम भी सेकंड पार्ट करेंगे, हम भी क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इस शब्द पर अंडरलाइन कर लो एग्जैक्टली। वो ये कह रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बंदा सॉल्व कर पाए, दोनों ना सॉल्व कर पाए। पिछले पार्ट में क्या उसने ऐसा कुछ बोला था हमें कि प्रॉब्लम किसी एक के द्वारा सॉल्व हुए, नहीं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक के द्वारा ही सॉल्व होनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मतलब उन दोनों में से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा तो बी नहीं करना चाहिए, और अगर बी सॉल्व कर पाएगा तो ए नहीं करना चाहिए। बात क्लियर हो रही है ना? उसने कहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, किसी एक के द्वारा ही प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर दोनों मिलकर कोशिश करते हैं तो या तो ए प्रॉब्लम को सॉल्व करे बी ना कर पाए, या फिर बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे ए ना कर पाए। तो देखो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, लिखो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखना एग्जैक्टली बाय वन पर्सन। अब हम वो प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी सिर्फ एक के द्वारा। तो बोर्ड पे देखो, या तो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, ए, मतलब ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और प्रॉब्लम बी ना कर पाए, ठीक है। तो बोर्ड पे देखना, ए करेगा तो ए की प्रोबेबिलिटी, बी ना करे तो बी के नोट की प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम को अगर ए सॉल्व करेगा तो पी ए, और प्रॉब्लम को बी सॉल्व नहीं करेगा तो नॉट बी। अब देखो प्लस, अब इसका उल्टा हो गया। अब क्या होगा उल्टा, अब ये होगा प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, बी सॉल्व करेगा। अब अगर प्रॉब्लम को बी सॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब कौन सॉल्व नहीं कर रहा है, नॉट ए। समझ में आ गया ना? अगर तुम्हारा ये फॉर्मेट क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन में हमारे कुछ भी नहीं बचा। देखो प्रॉब्लम को ए सॉल्व करेगा बी सॉल्व नहीं करेगा, प्रॉब्लम को बी सॉल्व करेगा ए सॉल्व नहीं करेगा। क्वेश्चन ने इसलिए हमसे बोला था एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही बंदा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे
कहने का मतलब ये कि अगर ए सॉल्व करे तो बी ना कर पाए और बी सॉल्व करे तो ए ना कर पाए। अब इनकी वैल्यू डाल दो। देखो वैल्यू डालने से पहले मैं तुम्हें फिर से एक बात बता देता हूं, बोर्ड पे देखो जरा, इधर देखो, पी ए की वैल्यू तो है, चलो मैं डाल दूंगा, अभी मत डालना, लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें नोट का फॉर्मूला बता रखा है, किसी का भी नोट निकालना हो। देखो बोर्ड पे, ये बी के होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, बी के ना होने की। अब ये देखो, ये ए के होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, ए के ना होने की। तो देखो नोट भी निकालना है ना, तो नोट का फॉर्मूला होता है वन में से उसके उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होती है बस। किसमें से माइनस करनी होती है, हमेशा वन में से। अब इधर देखो, प्लस पी भी ऐसी रहेगा, पी भी तो अपना ऐसे ही रहा। अब नोट ए, नोट ए कैसे निकलेगा, किसी का भी नोट निकालना हो तो वन में से उसी की प्रोबेबिलिटी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। भाई वन में से उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो कर दो फिर फटाफट, अगर माइनस करना ही है तो। देखो अब जरा, अब डाल दो वैल्यू। बताओ पी ए की वैल्यू है 1/2, है ना, ब्रैकेट। अब अंदर देखो, बोर्ड पे देखो इधर, वन में से पी भी माइनस करूंगा, वन में से 1/3 माइनस करूंगा, वन में से 1/3 माइनस कर दिया, प्लस अब पीबी की वैल्यू है 1/3, वन में से पी ए माइनस करना है, पी ए की वैल्यू है 1/2। हाँ ध्यान से इनको माइनस वगैरह करना और मल्टीप्लाई करना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम लोगों पर खास भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं खुद ही करवा देता हूं, है ना। तुम लोग एक नंबर के नालायक बन चुके हो, तो शायद इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन भी तुम लोग गलत कर दो, आपस में डिस्कस कर करके सारा समय और बर्बाद कर दोगे तुम। इससे बढ़िया बुद्धिमानी वाली बात ये रहेगी कि मैं ही करा दूं, है ना। तुम लोगों के बस की कुछ नहीं रहा है। तो 1/2, हाँ वन में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा, प्लस 1/3, वन में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। इधर हो गया 2/6, उधर हो गया 1/6, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/6 और काटेंगे तो 1/2। चेक कर लेना इसका आंसर, कम से कम चेक तो कर सकते हो तुम लोग, है ना। चेक करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले कॉपी कर लो, कॉपी करने में तुम लोग माहिर हो, बचपन से आज तक कॉपी कर करके यहाँ तक पहुंचे हो तुम। ठीक है, तो कॉपी करना तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है, कॉपी किया करो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हमारा खत्म हो जाता है और बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है और मैंने तुम्हें कार्ड्स की काफी सारी नॉलेज दे दी थी। कार्ड का कोई सा भी क्वेश्चन रुकता नहीं है अगर तुम्हें कार्ड की अच्छी खासी नॉलेज होती है तो, और अगर नॉलेज ही नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, है ना। फिर तुम्हें फिर से वही चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, हालांकि मरने वालों में से नहीं हो तुम, मारने वालों में से हो। खैर बातें नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का डेक था तुम्हारे पास, डेक मतलब गड्डी थी, उस गड्डी को बहुत अच्छे से फेंटा, ऐसे करते हैं ना एक के ऊपर एक। तो 52 कार्ड्स की गड्डी को हमने फेंटा और उसमें से क्या निकाला, एक कार्ड निकाला। क्या निकाला है, एक कार्ड निकाला है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। अब ये कह रहा है, ये जो नीचे तीन केसेस लिखे हुए, तीन चार केसेस जो लिखे हुए, इन तीन चार केसेस के अंदर कौन कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट है और कौन कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। मैंने तुम लोगों को बता दिया था इंडिपेंडेंट कब होते हैं, इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाती है। तो वही चेक करेंगे। चलो खैर पहले इवेंट देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है ई एक ऐसा इवेंट है, बोर्ड पे देखो, ई एक ऐसा इवेंट है जो कह रहा है कि कार्ड क्या होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए, क्लियर। और एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें कार्ड क्या होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए। कार्ड क्या होना चाहिए भाई, एस कार्ड। अब जरा ध्यान से समझना और देखना, बोर्ड पे देखते जाना, बुक की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे बताओ स्पेड्स कितने होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था 13 कार्ड होते हैं हर्ट के, 13 कार्ड होते हैं डायमंड के, 13 कार्ड होते हैं क्लब के और 13 कार्ड होते हैं स्पेड के। मतलब स्पेड्स कितने होते हैं, 13। गड्डी याद होनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम लोगों को अभी सोचने में दिक्कत हो रही है तो तुम लोग वो पेज निकाल सकते हो जहां पर मैंने वो फॉर्मेट बनवाया था, ठीक है। और अगर खुद से याद है तो ये और भी अच्छी बात है, ठीक है। खैर तो ई की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, बताओ स्पेड कितने होते हैं, 13। तो 13 तो ऊपर आ गए,
और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। 52 नीचे आ गए। अब उधर देखते हैं एस कार्ड। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था चारों गड्डी के अंदर एक एक एस कार्ड होता है ना। चारों गड्डी के अंदर कितने एस कार्ड होते हैं, एक एक एस कार्ड। तो टोटल एस कार्ड कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। 4 ये दिखाई दे रही है 4 उंगली, ये देखो ये 4 एस कार्ड होते हैं। तो लिखो एफ की प्रोबेबिलिटी। एफ की प्रोबेबिलिटी बनेगी 4 अपॉन में 52। समझ में आ गया ना, 4 अपॉन में 52। क्यों, क्योंकि कितने कार्ड होते हैं एस कार्ड, एस कार्ड होते हैं सिर्फ 4। क्लियर। अब हाथों हाथ इनके इंटरसेक्शन की भी बना लो। बोर्ड पे देखो, पहले इंटरसेक्शन बना लेता हूं कितना आएगा मुझे बताओ। बोर्ड पे देखो मैंने बताया था, देखो स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड। बोर्ड इधर देखना जरा, मैं नहीं चाहता कि मैं बोर्ड पर दोबारा से वो गड्डी बनवाऊं। तुम लोगों ने अगर रजिस्टर में वाला पेज निकाल लिया है जहां पर मैंने वो गड्डी बनवाई थी, पूरी फॉर्मेट बनवा रखा था, तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे भी देखते जाना और अपने पेज पर भी देखते जाना। तुम्हें मालूम है ना 4 गड्डी बनवाई थी मैंने, स्पेड, हर्ट, डायमंड और क्लब। और मैंने बताया था चारों गड्डी के अंदर एक एक क्या गया हुआ होता है, किंग। एक एक क्या गया हुआ होता है, क्वीन। और एक एक क्या गया हुआ होता है, जैक कार्ड। और एक एक क्या होता है, एस कार्ड। तो बताओ स्पेड के अंदर भी एक एस कार्ड है ना, क्लब के अंदर भी एक एस कार्ड है, और हर्ट के अंदर भी एक एस कार्ड है, और इसी तरीके से डायमंड के अंदर भी तुम्हारा एक एस कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो इस स्पेड के अंदर एक एस कार्ड कॉमन है ना, तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया है, सिर्फ और सिर्फ एक एस कार्ड। एक ही आएगा कॉमन, क्योंकि देखो 4 एस कार्ड होते हैं और चारों गड्डी के अंदर एक एक एस कार्ड गया हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पेड के अंदर एक एस कार्ड क्या था, कॉमन था। और अगर कॉमन था तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, बताओ एक ही कार्ड कॉमन था ना, तो 1 तो आ गया ऊपर। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। मैं पहले कह रहा हूं अगर तुम्हें कार्ड की नॉलेज है तो तुम्हारा ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। हर एक गड्डी के अंदर एक एक एस कार्ड गया हुआ होता है, इसलिए वो कॉमन कार्ड यहां पर आ गया। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में होता है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। तुम्हें मालूम है इंडिपेंडेंट इवेंट तब होते हैं, बोर्ड पे देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट तब होते हैं जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होती है। ये चीज ये होता है ना, जब उनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होती है। तो देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तुम लोगों ने निकाल रखी है 1 अपॉन में 52। कितनी निकाल रखी है, 1 अपॉन में 52। और ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी है 13 अपॉन में 52। और एफ की प्रोबेबिलिटी है 4 अपॉन में 52। अब कुछ चीजें कट रही हैं तो जरूर काटो। बोर्ड पे देखो 13 से ये 52 गया है ना, 2 पर नहीं 4 पर जाएगा है ना, और 4 से ये 4 गया, तो यहां पर भी क्या रह गया 1 अपॉन में 52। यानी कि 1 अपॉन में 52 और 1 अपॉन में 52 दोनों के आ गए, आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इवेंट आपस में क्या माने जाएंगे, इंडिपेंडेंट। इन दो इवेंट को क्या बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। तो देखो इवेंट बदल गए अब वो कह रहा है ई कार्ड कौन से हैं, ब्लैक। तो बोर्ड पे देखो ई के अंदर इस बार उसने बात करी है ब्लैक कार्ड की। एफ एफ के अंदर वो कह रहा है किंग। तुम्हें मालूम है ना किंग भी कितने होते हैं, 4। चारों गड्डी के अंदर एक एक क्या होता है, किंग होता है। चारों गड्डी के अंदर क्या क्या होता है, एक एक किंग गया हुआ होता है। इन बातों को ध्यान रखे करो। बताओ ई के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ब्लैक कार्ड की, तो 26 अपोन में टोटल कितने होते हैं भाई, टोटल होते हैं वही 52 है ना भाई, टोटल तो 52 ही होते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर देखते हैं किंग। जल्दी से बताओ पूरी गड्डी में कितने किंग होते हैं, पूरी गड्डी में सिर्फ कितने किंग होते हैं, 4। तो लिखो 4 अपॉन में 52। 4 अपॉन में 52 आ गया अपना, कितना आ गया 4 अपॉन में 52। अब इनके कॉमन का बना लो पहले। देखो ब्लैक कार्ड, बताओ 26 ब्लैक कार्ड है। अगर मैं तुमसे बोलूं 26 ब्लैक कार्ड को 13 13 में तोड़ना है तो 2 गड्डी बनेगी ना 13 13 की।
कितनी गड्डी बनेगी? 13 13 की 2 गड्डी। और मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बता रखा है हर एक गड्डी के अंदर एक एक किंग होता है। सोच समझ कर जवाब देना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे कि ब्लैक के अंदर किंग कितने होंगे? तो देखो, ब्लैक कितने हैं? 26 कार्ड। 26 कार्ड आ गए। 26 कार्ड की अगर 13 13 की 2 गड्डी बनानी है तो कितनी गड्डी बनेगी? 13 13 की 2 गड्डी। बताओ हर एक गड्डी के अंदर कितने किंग होते हैं? एक एक किंग होता है ना। तो एक किंग इधर आ गया, एक किंग इधर आ गया, मतलब कि इन 26 कार्ड के अंदर कितने किंग गए हुए हैं? इन 26 कार्ड के अंदर कितने किंग कॉमन है इस समय? 2 किंग। तो लिखो इंटरसेक्शन के अंदर कितने किंग आ गए? 2 किंग। ये समझ में आ गया ना क्यों? भाई 26 कार्डों की तुमने 13 13 की क्या बना ली? 2 गड्डी बना ली। और हर एक गड्डी के अंदर कितने कितने किंग होते हैं? एक एक किंग। हर एक गड्डी के अंदर कितनी क्वीन होती हैं? एक एक क्वीन। हर एक गड्डी के अंदर कितने जैक कार्ड होते हैं? एक एक जैक कार्ड। हर एक गड्डी के अंदर कितने एस कार्ड होते हैं? एक एक एस कार्ड। तो इस तरीके से तुमने 2 किंग पकड़ लिए जो कि इन दोनों के अंदर कॉमन माने जाएंगे। तो देखो इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी बनाकर रख लो अब तुम। ई इंटरसेक्शन एफ। और बताओ इंटरसेक्शन में 2 कार्ड आ गए और टोटल कार्ड्स है कितने हमारे पास? सबके पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड, दैट इज 52 कार्ड्स। अब तुम चेक कर सकते हो कि क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। मैंने सेपरेट प्रोबेबिलिटीज भी निकाल दी और इंटरसेक्शन की भी निकाल के रख दी। अब जरा करके देखते हैं कि क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। क्या पता ये आ जाए इंडिपेंडेंट और क्या पता ना आए, कुछ भी हो सकता है भाई, चेक करना पड़ेगा। फॉर्मूला में लिख देता हूं। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेपरेट प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो चेक करते हैं है या नहीं। हाँ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 2 अपॉन में 52। क्लियर? इसमें क्लियर वाली क्या बात है? उधर से लिखा है, देख के कॉपी करा है ना। कॉपी करने में तुम लोग माहिर हो। हाँ, ई की प्रोबेबिलिटी है 26 अपॉन में 52, मतलब कि 26 अपॉन में 52। और एफ की प्रोबेबिलिटी है 4 अपॉन में 52, 4 अपॉन में 52। हाँ, थोड़ा बहुत काटना ही पड़ेगा, बिना काटे तो बात बनेगी नहीं। देखो 2 से ये 52 गया 26 पर, है ना। और भाई 26 से ये गया 52 2 पर, और 2 से ये गया, और 2 से ये गया 26 पर। 2 2 4 और 2 6 12, यानी कि इधर भी आ गया 1 अपॉन में 26। देखो इधर भी 1 अपॉन में 26 आ गया और उधर भी 1 अपॉन में 26 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पार्ट के अंदर भी ये इवेंट क्या माने जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस वाले पार्ट के अंदर भी हम इन इवेंट्स को क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेपरेट प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या करवाना चाहता है हमसे। ई इवेंट कार्ड इज किंग और क्वीन, दो के लिए बोल दिया इसने कि किंग भी हो और क्या हो? क्वीन भी हो। भाई राजा और रानी दोनों होने चाहिए इस बार, राजा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो किंग और क्वीन। और एफ के अंदर क्या बोला है? एफ के अंदर बोला है क्वीन और जैक। बहुत ही बढ़िया, जोकर डाल दिया। क्वीन सही काम कर रही है, क्वीन राजा के साथ भी है और क्वीन जोकर के साथ भी है। लगे रहो। चलो खैर खैर, अब मुझे बताओ, किंग और क्वीन बोले, कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं। कितनी क्वीन होती है? 4 क्वीन होती हैं। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 8। हमारे काम के लिए हमें किंग देखना है, हमारे काम के लिए हमें क्वीन देखनी है। किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। क्वीन कितनी होती है? 4 क्वीन होती है। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 8। तो 8 तो आ गया ऊपर। और टोटल कार्ड कितने होते हैं कंप्लीटली पूरी गड्डी में? 52। समझ में आ गया ना। अब उधर देखो, अब हमें काम करना है क्वीन और जैक के लिए। कितनी क्वीन होती है? अभी भी बताया था, क्वीन होती है 4। और कितने जैक कार्ड होते हैं? भाई जैक कार्ड भी 4 होते हैं। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 8। और कंप्लीट कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब बताओ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसमें तो कोई भी बता देगा भाई। देखो यहां पर है किंग और क्वीन, और यहां पर है क्वीन और जैक। बताना क्या क्या कॉमन आ गया? बताओ। क्वीन दोनों में है ना, क्वीन दोनों के अंदर है। क्वीन इवेंट एफ के अंदर भी है और क्वीन इवेंट ई के अंदर भी है। दोनों इवेंट के अंदर क्वीन है, मतलब कि क्वीन क्या आ गई? कॉमन आ गई। वो कितनी क्वीन? 4 क्वीन। लिखो 4 क्वींस। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी बना दो। इसकी प्रोबेबिलिटी बनाना और भी आसान है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये बनेगी ना, कितनी क्वीन है कॉमन? 4 क्वीन।
और टोटल कार्ड्स कितने हैं कंप्लीट, हमेशा कितने होते हैं 52। इसको भी तुम चेक कर सकते हो फॉर्मूले में डालकर कि क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। वैसे ये नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। खैर हाँ, फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर आनी चाहिए सेपरेट प्रोबेबिलिटी के। किसके बराबर आनी चाहिए, सेपरेट प्रोबेबिलिटी के। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो किस्मत चमक जाए, देखते हैं। हाँ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 4/52, ई की प्रोबेबिलिटी है 8/52 और एफ की प्रोबेबिलिटी है 8/52। काटपीट मचा दो भाई, जो भी कट रहा है। देखो 4 से ये कट गया 13 पे, तो यहां से तो आ गया 1/13। अब उधर देखते हैं, 4 2 जा 8 और 4 13 जा 52, ये भी कट गया। 4 2 जा 8, 4 13 जा 52, तो 2 2 जा 4 और 13 और 13 169, ये बराबर नहीं आ पाया। लिखो नोट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाले पार्ट में जो इवेंट थे वो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट बिल्कुल भी नहीं थे। इन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आ पाई।